नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस यात्रा विद मनीष में। आज है 4 जून 2026 और हम चर्चा करने जा रहे हैं 3 जून 2026 यानी कल के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद खास रहने वाले हैं। आज का सेशन हमेशा की तरह विशेष है क्योंकि हर खबर के साथ हम उसके परीक्षा उपयोगी स्टेटस और फैक्ट्स को भी खंगालेंगे। तो अपने डायरी और पेन तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज की समसामयिक यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं कल के विशेष दिनों की। कल यानी 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया। सेहत और पर्यावरण दोनों को दुरुस्त रखने वाली साइकिल को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा कि सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG टारगेट 3 गुड हेल्थ और SDG टारगेट 13 क्लाइमेट एक्शन को प्राप्त करने में साइकिलिंग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके साथ ही 3 जून को माउंटबेटन योजना की 79वीं वर्षगांठ भी थी। इसी योजना के तहत भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई थी। आधुनिक इतिहास के संदर्भ में देखें तो माउंटबेटन योजना को डिकी बर्ड प्लान या 3 जून योजना भी कहा जाता है। इसी योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था। अब रुख करते हैं अपने राज्य बिहार और राष्ट्रीय पुरस्कारों की तरफ, जहां से सीधे प्रश्न बनते हैं। परीक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 के तहत नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार की घोषणा हुई है। इसमें बिहार के रोहतास जिले की तेलकप ग्राम पंचायत को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहला स्थान असम की न्यू नापम पंचायत को मिला हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में देश की कुल 42 पंचायतों को सम्मानित किया गया। भारतीय संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11 में पंचायती राज का वर्णन है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का नोडल मंत्रालय केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय होता है। रोहतास से जुड़े इस विशेष फैक्ट को BPSC के लिए बिल्कुल लॉक कर लीजिएगा। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में NH 31 और NH 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में बनाने के लिए 3936.05 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बिहार भूगोल की दृष्टि से अगर देखें तो NH 31 बिहार के प्रमुख जिलों को जोड़ता है और इसे पहले बिहार की लाइफलाइन के रूप में भी जाना जाता था, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं देश की प्रमुख नियुक्तियों पर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री को शपथ भी राज्यपाल ही दिलवाते हैं। भारत के मशहूर वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन और IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का नया फेलो चुना गया है। लंदन की इस रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय अर्धशीर कर्टसेट्टी थे और महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजी भी इसके फेलो रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने पूर्व कैग विनोद राय द्वारा संपादित एक नई पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स का विमोचन किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक यानी कैग का प्रावधान है। इन्हें लोक धन का संरक्षक कहा जाता है। आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा की। यहाँ से एक राजनीतिक अपडेट है कि ऋतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नया नेता नियुक्त किया गया है। बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस की तो यहाँ काफ़ी हलचल रही है। भारत नेपाल संबंधों के बीच PM मोदी ने नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की और नेपाल को प्राथमिकता वाला भागीदार बताया। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवादों को सुलझाने और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने में 1816 की सुगौली संधि का विशेष महत्व रहा है। साथ ही कंबोडिया में भारत की UPI भुगतान सेवा लॉन्च हो गई। इसके लिए NPCI ने कंबोडिया के एक्लेडा बैंक के साथ हाथ मिलाया है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2008 में RBI और भारतीय बैंक संघ द्वारा की गई थी। UPI को इसी ने विकसित किया है।
शिखर सम्मेलनों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्र के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। वहीं यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए स्विट्जरलैंड के बर्न में एक उच्च स्तरीय ग्लोबल पीस समिट 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भी भागीदारी की। अब आगे बात करते हैं भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की। तो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सचिव रंजना शाह ने की। इसी के स्वागत में सुदर्शन पटनायक ने पुरी में रेत कलाकृति भी बनाई। ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। मूल रूप से ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर यह ब्रिक्स बना था। आगे बात करते हैं वैश्विक दौरों और बधाई संदेशों के बारे में। पीएम मोदी ने मेटे फ्रेडरिक्सन को लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। वहीं वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज और लाओस के उप प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। साथ ही सर्बिया के बेलग्रेड में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन पार्लियामेंटेरियंस 2026 का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी एडवांसिंग पार्टीज ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप्स एंड नेगेटिव सोशल नॉर्म्स। दुखद खबर के रूप में कुवैत हवाई अड्डे पर एक हमला हुआ है, जिसमें एक भारतीय नागरिक की जान चली गई। भारत सरकार ने इसकी कड़ी निंदा भी की। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आर्थिकी, वाणिज्यिकी और बुनियादी ढांचा के बारे में। इकोनॉमी के सेक्शन में आज हमारे पास कुछ बेहद जरूरी डाटा हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की वार्षिक जीडीपी विकास दर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए मजबूत स्थिति में बनी हुई है। भारत में जीडीपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा की जाती है। वर्तमान में जीडीपी गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। हाल ही में चल रहे अफवाहों के मद्देनजर आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि भारत का स्वर्ण भंडार 880.52 टन पर पूरी तरीके से सुरक्षित और स्थिर है। इसके परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स को देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार में 4 चीज़ें शामिल होती हैं: विदेशी मुद्रा संपत्तियां, स्वर्ण भंडार, एसडीआर यानी कि विशेष आहरण अधिकार और आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच। आगे बात करें तो सरकार देश में E85 ईंधन नीति यानी कि 85% इथेनॉल और 15% गैसोलीन मिश्रण पर काम कर रही है। वहीं चालू सीजन में गेहूं की सरकारी खरीद 17% बढ़ा करके 35 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। इथेनॉल को मुख्य रूप से गन्ने के रस या मक्के से किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह एक प्रकार का बायोफ्यूल है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। एविएशन सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ के विमानन ईंधन मूल्य स्थिरीकरण सहायता कोष को मंजूरी दे दी है, जबकि अमेरिका ने जबरन श्रम का हवाला देकर भारत समेत 54 देशों पर 12.5% का नया टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। आगे बात करते हैं रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी बढ़ाने के लिए पूरी तरह स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन शार्प आई का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। आगे बात करें तो रूस ने भारतीय वायुसेना को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का 4था स्क्वाड्रन डिलीवर कर दिया है। S-400 एक सरफेस टू एयर यानी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग के तहत ब्रह्मोस मिसाइल भी एक संयुक्त उपक्रम है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर गुजरात पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया है, जिसके तहत 352 लोग हिरासत में लिए गए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल ने सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए बीएसएफ को 32 एकड़ जमीन ट्रांसफर की है। विशाखापत्तनम में देश की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित की जा रही है। बात करें पर्यावरण, विज्ञान और कृषि की, तो भारतीय समुद्री वैज्ञानिकों ने लक्षद्वीप के कोरल रीफ के पास एक अत्यंत दुर्लभ और पारदर्शी झींगे की नई प्रजाति खोज की है।
लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूरी तरीके से एटॉल यानी कि मूंगा द्वीपों से बना हुआ है। आगे देखें तो अब मेघालय में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का नया प्रकोप देखा गया है, जिससे निपटने के लिए सीएम कॉनराड संगमा ने कंटेनमेंट उपाय शुरू किए हैं। अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रामक और घातक बीमारी है जो सूअरों को प्रभावित करती है। यह इंसानों में नहीं फैलती है। मेडिकल साइंस में अग्नाशय के कैंसर के इलाज के लिए एक नई पील यानी दवा विकसित की गई है, जिसने मरीजों के बचने की दर को दोगुना कर दिया है। अग्नाशय मानव शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों तरह से कार्य करती है। इसी से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। आगे बात करें तो पर्यावरण रिपोर्टों के अनुसार विलुप्ति के कगार पर खड़ी तोतों की 2 विशिष्ट प्रजातियों की आबादी के पुनरुद्धार पर गहन पारिस्थितिकी कार्य किया जा रहा है। चलते चलते खेल जगत और अन्य खबरों पर नजर डालते हैं। अहमदाबाद के गुजरात में पहले विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जिसकी प्रधानमंत्री ने खूब सराहना की है। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के 1 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए योग आंध्र 2026 अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों, ये थी कल के वो तमाम महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, उनसे जुड़े विशेष परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स जो आपकी तैयारी को औरों से बेहतर बनाएगा। इन्हें अच्छे से रिवाइज करते रहिए। जीएस यात्रा के इस अंक को अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।